यूनिफाइड एग्जाम साल का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन ब्लू स्टार की दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है। इस दुनिया में जहाँ हर तरफ फेरोशियस बीस्ट फैले हुए हैं, ये एग्जाम असल में सर्वाइवल की फाइट है। शू जिंग मिंग, एक स्टूडेंट जिसके पास वीक ई ग्रेड एबिलिटी है, बहुत प्रेशर महसूस करता है। सब लोग उसे कहते हैं छोड़ दो, इजी पाथ चुन लो, लेकिन वो रिफ्यूज़ करता है क्योंकि उसका अतीत उसे हॉन्ट करता है जब वो बिल्कुल पावरलेस था। जैसे ही वो अपनी डेस्टिनी फेस करने वाला होता है, सब कुछ बदल जाता है। अचानक एक मिस्टीरियस सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे मिलती है एक अनबिलीवेबल गिफ्ट, एस रैंक एबिलिटी, पर्पल हेवन डिवाइन थंडर। अब जब उसके अंदर इमेंस पावर फ्लो कर रही है, शू जिंग एग्जाम ग्राउंड्स में एंट्री करता है। टॉप स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ है जीतने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक अनरैंकड जीनियस जिसके पास गॉड जैसी पावर है, अभी गेम में एंटर हुआ है। जिनचेंग नंबर 2 हाई स्कूल की 10th क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर लिखा है कि यूनिफाइड एग्जाम में बस एक दिन बाकी है, जबकि क्लास टीचर चैन फैन आखिरी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। वो लिबरल आर्ट्स एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को स्टेशनरी रेडी रखने को बोलता है और मार्शल आर्ट्स एग्जाम देने वालों को ज़्यादा सीरियस रिमाइंडर देता है कि वो कॉम्बैट गियर और वेपन्स प्रिपेयर करें। टीचर चैन फैन फिर वॉर्न करता है कि मार्शल आर्ट्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जानलेवा हो सकता है, तो वो स्ट्रांगली एडवाइस करता है कि जिन स्टूडेंट्स की अवेकेंड एबिलिटी डी लेवल से नीचे है, वो एग्जाम देने की कोशिश भी ना करें। इतना कहकर वह क्लास खत्म कर वहां से चले जाते हैं, जबकि पीछे की सीट पर बैठा स्टूडेंट शू जिंग मिंग हल्की सी स्मग करता है, क्योंकि उसे पता है टीचर की ये वार्निंग उसी के लिए है। साथ ही उसके दिमाग में आता है कि वो ट्रांसमिग्रेट होकर इस दुनिया में आया है जिसका नाम है ब्लू स्टार। ये दुनिया टेक्नोलॉजी में उसकी पुरानी दुनिया जैसी है, लेकिन यहाँ पर रहते हैं डेंजरस और ब्लड थर्स्टी बीस्ट्स, जिन्हें काउंटर करने के लिए कुछ ह्यूमंस ने सुपर पावर्स अवेकन किए हैं। इस वर्ल्ड में लोग 16 साल की एज में एबिलिटी अवेकन कर सकते हैं और उन्हें F से S तक के स्केल पर रेट किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ F से D लेवल के बीच ही एबिलिटीज़ अवेकन करते हैं। तब शू जिंग अपनी पावर सोचता है, जिससे उसकी उंगली पर छोटी सी बिजली चमकती है, जिसे देखते हुए वो रिवील करता है कि उसकी एबिलिटी है ई ग्रेड की वीक इलेक्ट्रिसिटी, और डिसअपॉइंटेड होकर सोचता है कि इसकी ताकत तो बस एक नॉर्मल स्टन बैटॉन जितनी ही है। शू जिंग सोच ही रहा होता है कि उसका ब्लॉन्ड हेयर्ड क्लासमेट हुआंग टियान उसकी डेस्क पर टैप करता है। फिर वो मॉक करते हुए पूछता है कि क्या शू जिंग सच में मार्शल आर्ट्स एग्जाम देने वाला है। साथ ही उसे ई ग्रेड ट्रैश बोलता है और कहता है कि वो तो बस ऐसा कर स्कूल की इंसल्ट करेगा। फिर हुआंग टियान सजेस्ट करता है कि शू जिंग को लिबरल आर्ट्स चूज कर लेना चाहिए और फ्यूचर में उसकी कंपनी में क्लर्क बन जाना चाहिए। शू जिंग कुछ बोल पाता उससे पहले उसकी फीमेल क्लासमेट लिन क्विनली खड़ी हो जाती है और हुआंग टियान को बोलती है कि वो अपने काम से काम रखें। इसे अनॉयड होकर हुआंग टियान उसे स्कॉफ करता है और पीछे मुड़कर कहता है कि एग्जाम में उसे दिखाएगा कि बेस्ट कौन है। फिर जाते जाते वो क्रूल रिमार्क भी करता है कि प्रिटी बॉय शू जिंग एग्जाम ग्राउंड्स पर मर जाएगा। हुआंग टियान के जाने के बाद लिन क्विनली शू जिंग की तरफ कंसर्न से देखती है। वो उसे एडवाइस करती है कि हुआंग टियान की बातों को इग्नोर करे और आगे जोड़ती है कि लिबरल आर्ट्स चूज करना भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। शू जिंग चुपचाप उसकी बात सुनता है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अनरीडेबल रहता है। अपने ही विचारों में खोया हुआ शू जिंग अपने ग्रेट शिया किंगडम के यूनिफाइड एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरफ देखता है। उस फॉर्म में क्लियरली लिखा है कि उसकी एबिलिटी ई लेवल के एलिमेंटल टाइप की है। इस ग्रेट शिया किंगडम में एजुकेशन 2 पार्ट्स में बंटी है, लिबरल आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स। जिनकी एबिलिटीज़ लो लेवल होती हैं वो लिबरल आर्ट्स चूज़ करके नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट्स पाथ बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसलिए स्टूडेंट्स को एक डेंजरस एरिया में भेजा जाता है जहां उन्हें जानलेवा बीस्ट से लड़कर सर्वाइव करना होता है। सिर्फ सर्वाइव करने के बाद ही एबिलिटी यूज़र यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। फिर वहां सालों की ट्रेनिंग के बाद कोई भी लो रैंक्ड इंसान स्ट्रॉन्ग एबिलिटी यूज़र बन सकता है। शू जिंग समझता है कि उसके टीचर और लिन क्विनली क्यों वरीड हैं। उन्हें डर है कि अगर उसने एग्ज़ाम दिया तो उसके साथ कुछ हो सकता है, लेकिन शू जिंग ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि इस वर्ल्ड में वो बीस्ट्स के थ्रेट से कभी नहीं बच सकता। ये सोचते ही उसके दिमाग में पेनफुल मेमोरी ट्रिगर होती है, जब एक बीस्ट टाइड में बचपन का वो बच्चा अपने पेरेंट्स की लाइफलेस बॉडीज़ के पास बैठकर रो रहा था। वो मेमोरी शू जिंग के रिजॉल्व को और स्ट्रॉन्ग कर देती है। अब वो दोबारा पावरलेस नहीं रहना चाहता, इसीलिए डिटर्मिनेशन के साथ वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म उठाकर जोर से डिक्लेयर करता है कि वो मार्शल आर्ट्स एग्ज़ाम ही चूज़ करेगा।
सनसेट होते वक्त शू जिंग अपने कमरे में लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है, हाथ में लंबा स्पीयर लिए हुए। वो अपनी इलेक्ट्रिकल एबिलिटी स्पीयर में चैनल करता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी पर नीली बिजली क्रैकल करने लगती है। जोरदार आवाज के साथ वो पावरफुल स्विंग करता है, लेकिन इंटेंस ट्रेनिंग उसे जल्दी ड्रेन कर देती है, जिसे वो जोर से जम्हाई लेता है, कंप्लेन करता है कि कितना थक गया और फिर फ्लोर पर गिर जाता है। स्पीयर उसके बगल में आकर रुक जाता है। ग्राउंड पर लेटे हुए शू जिंग अपने ट्रेनिंग के बारे में सोचता है। उसे स्पीयर प्रैक्टिस करते हुए पूरे 2 और आधे साल हो चुके हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसकी प्रोफिशिएंसी अभी भी बिगिनर लेवल पर ही है। लेकिन उसने जो 3 लाख देकर एक स्पीयर टेक्निक खरीदी थी, जिसका नाम था लाइटनिंग गेल ब्रेक, वो मानता है कि इसी टेक्निक की वजह से वो बाकी ऑर्डिनरी ई क्लास अवेकेंट से थोड़ा स्ट्रांग है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ग्रिम थॉट आता है। उसे पता है कि हर साल एग्जाम में डी क्लास से नीचे वाले स्टूडेंट्स की डेथ रेट बढ़ती जा रही है, लेकिन ये सोच उसकी रिजॉल्व को और मजबूत कर देती है। अगर उसे अवेकेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो उसे पूरी जान लगाकर लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। वो मुट्ठी कसता है, तभी अचानक ब्लू होलोग्राफिक इंटरफेस सामने आ जाता है, जिस पर लिखा होता है सिस्टम एक्टिवेटिंग। शू जिंग की आंखें शॉक में फैल जाती हैं। वो समझने की कोशिश करता है कि ये क्या हो रहा है। सिस्टम एक्टिवेशन पूरा होते ही नया मैसेज आता है, क्या आप न्यूबी गिफ्ट पैकेज क्लेम करना चाहोगे? अब जाकर फ्लोर पर बैठा हुआ वो रियलाइज़ करता है कि ये शायद वही लेजेंडरी चीट सिस्टम है जो ट्रांसमिग्रेटर्स को मिलता है, जिससे उसका शॉक एक्साइटमेंट में बदल जाता है। उसके चेहरे पर बड़ी ग्रिन फैल जाती है और वो सोचने लगता है कि इस गिफ्ट पैकेज में क्या है। सिस्टम तुरंत कंटेंट्स रिवील करता है, एक एस रैंक सुपर एबिलिटी और 200 एबिलिटी पॉइंट्स। शू जिंग कुछ पल के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है, क्योंकि एस रैंक एबिलिटी बहुत रेयर होती है। शियाहू जैसे बड़े कंट्री में अगर किसी के पास एस रैंक एबिलिटी हो तो उसे तुरंत टॉप यूनिवर्सिटीज रिक्रूट कर लेती है और उसे पावर हाउस की तरह कल्टीवेट करती है। शू जिंग अपनी अनबिलीवेबल फॉर्चून देखकर स्टंट रह जाता है, लेकिन साथ ही उसके दिल में नई उम्मीद भर जाती है। उसे समझ आता है कि भले ही वो ई रैंक ट्रैश पैदा हुआ था, लेकिन ये सिस्टम उसे अपनी डेस्टिनी बदलने का मौका दे रहा है। इसलिए डिटर्मिन्ड ग्रिन के साथ वो अपना हाथ उठाता है, जिसमें उसकी पुरानी वीक इलेक्ट्रिसिटी क्रैकल करती है और कहता है क्लेम। वो बिना हेजिटेशन गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। तुरंत 3 सिस्टम विंडोज सामने आ जाती हैं कि न्यूबी गिफ्ट पैकेज प्राप्त हुआ 200 एबिलिटी पॉइंट्स के साथ। अब आपकी एस रैंक एबिलिटी पर्पल क्लाउड थंडर गॉड्स लाइटनिंग दी जाएगी। वो पावर सीधे उसके दिल में सर्च करने लगती है, जिससे ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होती है। साथ ही उसके अंदर से इमेंस पावर इरप्ट होती है। वायलेंट पर्पल लाइटनिंग उसके पूरे शरीर में दौड़ने लगती है। उसकी शर्ट तक फटने की कगार पर आ जाती है। सामने एक प्रोग्रेस बार नजर आता है जो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा होता है, जबकि एनर्जी रूम के अंदर एक्सप्लोड कर रही होती है। ब्लास्ट इतना पावरफुल होता है कि पूरे अपार्टमेंट की खिड़की तक उड़ जाती है। स्ट्रीट पर नीचे खड़े लोग उस कमोशन को नोटिस कर लेते हैं। एक छोटी बच्ची अपनी माँ से पूछती है, मॉम वहाँ क्या हो रहा है? जबकि एक यंग आदमी जल्दी जल्दी फ़ोन करके किसी को बोलता है कि फायर डिपार्टमेंट को कॉल करो, ये शू फैमिली के बच्चे का अपार्टमेंट है। अंदर शू जिंग दर्द में तड़प रहा है। उसकी बॉडी इंटीग्रेशन 50% से ऊपर जा रही है। स्ट्रीट पर लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि आसमान अचानक डार्क और ऑमिनस हो जाता है। फिर अपार्टमेंट के ऊपर क्रैकलिंग ब्लू लाइटनिंग से बना एक विशाल ड्रैगन मेटीरियलाइज हो जाता है। ये घटना पावरफुल लोगों का ध्यान खींच लेती है। एक आदमी जो हाई राइज बिल्डिंग में खड़ा है हैरान होकर सोचता है कि क्या कोई पावरफुल बीस्ट इन्वेड कर रहा है। फिर ये आदमी अपने पीछे खड़े साथी को ऑर्डर देता है कि जिनचिंग्स 3rd लीजन को हाई अलर्ट पर कर दो। जबकि अपार्टमेंट के ऊपर लाइटनिंग ड्रैगन आसमान में घूमता है और फिर सीधे नीचे डाइव करता है। अपनी इमेंस एनर्जी शू जिंग की बॉडी में फनल कर देता है। शू जिंग आखिरी बार जोर से चिल्लाता है और उसी समय सिस्टम का प्रोग्रेस बार 100% पर पहुंच जाता है। साथ ही लाइट और पेन गायब हो जाते हैं और सामने एक सिंपल मैसेज आता है, एबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया। एनर्जी का वो तूफान धीरे धीरे शांत हो जाता है और शू जिंग अपने बर्बाद ट्रेनिंग रूम में खड़ा रह जाता है। फिर वो धीरे धीरे अपनी मुट्ठी कसता है और महसूस करता है वो इमेंस पावर जो अब उसकी कमांड में है।
उसकी हथेली के चारों तरफ पोटेंट ब्लू और पर्पल इलेक्ट्रिसिटी क्रैकल कर रही होती है, जिसे देख उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट ग्रिन फैल जाती है। वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये एस रैंक एबिलिटी पूरी तरह से अलग लेवल की है। उसे लगता है उसकी पुरानी एबिलिटी तो बस एक इलेक्ट्रिक बैटॉन जैसी थी, लेकिन ये नई पावर इतनी स्ट्रांग है कि एक ही वार में इंसान को चूर चूर कर सकती है। लेकिन उसकी एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती है जब वो रूम का हाल देखता है। विंडोज पूरी तरह टूटी, साथ ही दीवार भी। वो सोचता है कि कमोशन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया और राहत की सांस लेता है कि उसने एनर्जी का कुछ हिस्सा कंट्रोल कर लिया था, वरना पूरी बिल्डिंग की तबाह हो जाती। फिर उसे अपने रिवॉर्ड का दूसरा हिस्सा याद आता है, 200 एबिलिटी पॉइंट्स। अब वो सोचता है कि ये किस काम आते हैं और सिस्टम इंटरफेस को टच करता है। तब सिस्टम समझाता है कि एबिलिटी पॉइंट्स फियर्स बीस्ट्स को मारने से मिलते हैं और इन्हें यूज करके लेवल्स और स्किल्स इंक्रीज किए जा सकते हैं। इसे शू जिंग के चेहरे पर मिस्चिवस ग्रिन लौट आती है। वो खुशी से कहता है कि ये सिंपल चीट सिस्टम बहुत मज़ेदार है और बोलता है, सिस्टम पैनल खोलो। तुरंत एक डिटेल्ड स्टेटस स्क्रीन सामने आ जाती है, जिसमें उसका नया प्रोफाइल दिख रहा है। उसका नाम, लेवल जो अभी के लिए अनरैंकड है, उसकी नई एस रैंक एबिलिटी पर्पल हेवन डिवाइन थंडर और अवेलेबल 200 एबिलिटी पॉइंट्स। यूनिफाइड एग्जाम बस एक दिन दूर है। शू जिंग की आंखों में चमक आ जाती है। उसे पता है कि उसे इन 200 पॉइंट्स को वाइजली यूज करना होगा ताकि उसकी कम्बैट पावर मैक्सिमाइज हो सके। उसकी हथेली के चारों तरफ लाइटनिंग क्रैकल करती है जब वो सिस्टम से कहता है कि पॉइंट्स एलोकेट कर दो। शू जिंग डिसाइड करता है कि लॉजिकली पॉइंट्स यूज करने चाहिए, क्योंकि सारी एबिलिटीज इंसान के बॉडी और स्पिरिट से आती हैं। इसीलिए वो सबसे पहले इन्हीं दो एट्रीब्यूट्स को स्ट्रेंथन करने का चॉइस करता है। जैसे ही सिस्टम पॉइंट्स प्रोसेस करता है, उसके फिजिक और स्पिरिट के स्टैट्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। अचानक डार्क पर्पल एनर्जी का सर्ज इरप्ट होता है और उसके चारों तरफ घूमने लगता है। वो थोड़ा डेज्ड सा खड़ा रहता है, मार्वल करते हुए कि उसकी वाइटल एनर्जी और थॉट्स इन्हांस हो गए हैं। फिर मुट्ठी कसते हुए वो अपने अंदर नई ताकत को महसूस करता है। वो टेस्ट के लिए एक पंच मारता है और उसके फिस्ट से ब्लू और पर्पल लाइटनिंग का वॉर्टेक्स एक्सप्लोड हो जाता है। ये ताकत पहले की कैपेबिलिटीज से कहीं ज्यादा है। वो अपने हाथ की तरफ देखता है जो क्रैकलिंग एनर्जी से घिरा हुआ है और समझ जाता है कि बेसिक एट्रीब्यूट्स बढ़ाने से उसकी कम्बैट स्किल्स और पावर्स पर कंट्रोल और भी स्ट्रॉन्गर हो गया है। सिस्टम पैनल अपग्रेड कंफर्म कर देता है। अब उसका फिजिक 141 और स्पिरिट 660 हो चुका है। इसे वह समझ जाता है कि हर एबिलिटी पॉइंट 0.2 यूनिट्स वाइटल एनर्जी या स्पिरिट एनर्जी के बराबर होता है, जिससे शू जिंग के चेहरे पर कॉन्फिडेंट ग्रिन फैल जाती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि अपनी इस करंट स्ट्रेंथ के साथ अवेकेंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ईजी होगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में सवाल आता है, अब वो प्रोविंस के बाकी 7 लाख कैंडिडेट्स के मुकाबले कहाँ खड़ा है, खासकर उन जीनियसेस के सामने जिन्हें बचपन से ट्रेन किया गया है। ये सोचकर वो फ्लोर पर पड़े रबल से अपना स्पीयर किक करके ऊपर उठाता है, उसे पकड़कर घूमता है और कहता है कि मार्शल आर्ट्स हॉल जाकर अपनी नई पावर लेवल्स टेस्ट करेगा। लेकिन तभी उसका अपार्टमेंट डोर अचानक जोर से किक मारकर कोई खोलता है। अंदर 3 फायर फाइटर्स की टीम घुस आती है, फायर से लड़ने के लिए रेडी, जबकि शू जिंग स्टंट खड़ा रह जाता है। लीड फायर फाइटर कंफ्यूज्ड होकर कहता है कि उन्हें इस जगह फायर की रिपोर्ट मिली थी। टूटे फूटे रूम में खड़ा शू जिंग कामली एक्सप्लेन करता है कि ये कमोशन उसकी एबिलिटी ट्रेनिंग की वजह से हुआ था और अब सब ठीक है। लीड फायर फाइटर उसकी बात मान लेता है, क्योंकि अवेकेंड इंडिविजुअल्स के साथ ऐसे इंसिडेंट्स कॉमन होते हैं। फिर वो रेडियो पर अपनी टीम को पीछे हटने का आदेश देता है। जाते जाते वो एक बार पीछे मुड़कर शू जिंग की तरफ एडमिरेशन से देखता है और सोचता है कि आज की यंग जनरेशन कितनी फॉर्मिडेबल है, जो सिर्फ प्रैक्टिस से इतना बड़ा कमोशन कर सकती है। थोड़ी देर बाद फायर ट्रक दूर निकल जाती है। अब शू जिंग स्कूल यूनिफॉर्म में स्पीयर लेकर स्ट्रीट पर चलता है। एक पड़ोसी, जिसे वो अंकल यांग बुलाता है, उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फायर के बाद सब ठीक है ना? शू जिंग उसे रियश्योर करता है कि सब कंट्रोल में है। अंकल यांग उसकी स्पीयर नोटिस करता है और उसकी तारीफ करता है कि एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले भी वो इतनी मेहनत से प्रैक्टिस कर रहा है। जबकि हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स हॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अवेकेंड इंसान को आगे बढ़ने के लिए अपनी फिजिक और स्पिरिट को ट्रेन करना ज़रूरी है। मार्शल आर्ट्स हॉल्स यही ट्रेनिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हर फैमिली प्राइवेट ट्रेनिंग रूम अफोर्ड नहीं कर सकती। यहाँ 2 सबसे मशहूर मार्शल आर्ट्स हॉल चेन्स हैं, थंडर और ब्रूटल बेयर।
शू जिंग थंडर मार्शल आर्ट्स हॉल पहुंचता है। वो आगे बताता है कि ब्रूटल बेयर हॉल बहुत एक्सपेंसिव है और रिच फैमिलीज के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन थंडर हॉल फ्री है हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। इसी वजह से ये सबसे पॉपुलर है। बिजी हॉल के अंदर शू जिंग एक फैमिलियर फेस देखता है, लॉन्ग ब्लैक हेयर और रेड आइज वाली लड़की टैंग क्यू, उसकी कजन। वो उसके पास जाकर पूछता है कि वो थंडर हॉल में क्यों आई है। टैंग क्यू उसे देखकर सरप्राइज्ड होती है और बताती है कि वो बस एक फ्रेंड के साथ आई थी। फिर शू जिंग पोलाइटली एक्सक्यूज करता है, कहता है कि टैंग क्यू और उसके फ्रेंड्स विजिट एंजॉय करें, वो ट्रेनिंग रूम जा रहा है। जैसे ही वो दूर जाता है, टैंग क्यू उसे देखती रहती है और सोचती है कि वो आज कुछ अलग लग रहा है, जबकि उसकी चीयरफुल फ्रेंड शोया तुरंत शू जिंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, उसे हैंडसम बोलती है और टैंग क्यू से पूछती है कि वो कौन है। टैंग क्यू बताती है कि वो उसका कज़न है शू जिंग, जो थर्ड ईयर स्टूडेंट है और कल मार्शल आर्ट्स एग्जाम देने वाला है। शोया ड्रीमी एक्सप्रेशन में कहती है कि शू जिंग परफेक्ट बॉयफ्रेंड बन सकता है, जिस पर उसका मेल फ्रेंड मजाक में टीज करता है कि वो ऑलरेडी प्यार में पड़ गई है, और शोया हंसते हुए इंथुजियास्टिक तरीके से अग्री भी कर लेती है। ये सुनकर टैंग क्यू अपनी फ्रेंड को रियलिटी में वापस लाने का डिसाइड करती है। वो रिवील करती है कि शू जिंग की अवेकेंड एबिलिटी सिर्फ ई रैंक है। ये सुनते ही शोया का पूरा फैंटेसी टूट जाता है और वो दुखी होकर चिल्लाती है, ये बहुत बुरा हुआ। तभी मेल फ्रेंड स्मक करते हुए कमेंट करता है कि ई रैंक एबिलिटी होते हुए भी मार्शल आर्ट्स एग्जाम देना कमेंडेबल है। लेकिन टैंग क्यू का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो वरीड होकर कहती है, करेज बेकार है जब रिस्क इतना हाई हो। फिर टॉपिक बदलते हुए शोया सबको रिमाइंड करती है कि वो लोग यहाँ हॉल विजिट करने आए हैं और बताती है कि उसने अपना पूरा हाई स्कूल एक्सपेंसिव ब्रूटल बेयर हॉल में स्पेंड किया है और एग्ज़ाम से पहले थोड़ा रिलैक्स करना अच्छा आइडिया है, इसीलिए वह यहाँ थंडर क्लैप में आई है। उधर शू जिंग को एक एम्प्टी ट्रेनिंग रूम मिल जाता है। वो एक बड़े गोल टारगेट के सामने खड़ा होता है, हाथ में स्पीयर पकड़े हुए। जैसे ही वो ग्रिप करता है, उसे महसूस होता है कि स्पीयर अब पहले से बहुत हल्का लग रहा है। उसे समझ आता है कि स्पीयर नहीं बदला है, उसकी अपनी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्गर हो गई है। वो सोचता है कि ये पुराना वेपन शायद अब उसके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम कल ही है तो नया ढूंढने का टाइम नहीं है। तो वो डिसाइड करता है कि पहले अपनी पीक फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट करेगा बिना लाइटनिंग एबिलिटी के। वो डीप ब्रेथ लेकर स्पीयर को कसकर पकड़ता है और जोरदार थ्रस्ट करता है। स्पीयर टारगेट के सेंटर में इतनी ताकत से लगता है कि उस पर स्पाइडर वेब जैसे क्रैक्स बन जाते हैं। फिर ऊपर लगे डिजिटल डिस्प्ले पर नंबर फ्लैश होता है, 321। ये ट्रेनिंग रूम स्पेशल मेमोरी मेटल से बना है जो खुद को ऑटोमेटिकली रिपेयर कर लेता है, जबकि शू जिंग स्टन्ड रह जाता है। उसकी प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ डबल हो चुकी है। उसे पता है कि नॉर्मल अनरैंक्ड अवेकेंड की स्ट्रॉन्गेस्ट आउटपुट सिर्फ 100 कैलोरीज तक होती है, जिससे उसकी बेस स्ट्रेंथ एक्सेप्शनल साबित होती है। सेटिस्फाइड होकर वो डिसाइड करता है कि अब अपनी नई एस रैंक एबिलिटी ट्राई करनी चाहिए। उसकी आंखें नीली चमकने लगती हैं और वो पर्पल हेवन डिवाइन थंडर चैनल करता है, जिससे उसके पूरे शरीर के चारों तरफ पर्पल और ब्लू लाइटनिंग क्रैकल करने लगती है। फिर वो उसे अपनी एक उंगली में इकट्ठा कर टारगेट पर फेंक देता है। इम्पैक्ट होते ही बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी धमाका होता है और डिस्प्ले पर नया रीडिंग चमकता है, 3021 कैलोरीज। शू जिंग थ्रिल में भर जाता है। एस रैंक एबिलिटी की ताकत देखकर वो दंग रह जाता है। फर्स्ट ईयर अवेकेंड का स्टैंडर्ड सिर्फ 1000 कैलोरीज होता है और वो अभी भी अनरैंक्ड होते हुए मिड ईयर के फर्स्ट ईयर अवेकेंड जितना अटैक अनलीश कर चुका है। उसकी न्यू पोटेंशियल साफ दिखने लगती है, लेकिन वो यहीं नहीं रुकता। लाइटनिंग अब भी उसके चारों तरफ क्रैकल कर रही होती है। वो डिक्लेयर करता है, ये मेरी लिमिट नहीं हो सकती। वो डिसाइड करता है अपना ट्रू किलर मूव यूज करने का, जिसमें उसकी इन्हांस्ड स्ट्रेंथ, एबिलिटी और कॉम्बैट स्किल्स एक ही स्ट्राइक में स्टैक हो जाती है। इसलिए वो सारी एनर्जी स्पीयर में चैनल करता है, जिससे स्पीयर इंटेंस पर्पल लाइटनिंग से पूरी तरह ढक जाता है। वाइड आर्क में स्विंग करते हुए जैसे ही स्पीयर हेड टारगेट के पास पहुंचता है, लाइटनिंग कंडेंस होकर एक चमकते हुए एनर्जी स्फीयर में बदल जाती है। फियर्स क्राई के साथ वो चिल्लाता है, ब्रेक, और अटैक अनलीश करता है। स्पीयर कनेक्ट होते ही मैसिव एक्सप्लोजन होता है। पर्पल एनर्जी का ब्लास्ट पूरे टारगेट को एंगल्फ कर लेता है। एक्सप्लोजन की ताकत से शॉकवेव पूरे मार्शल आर्ट्स हॉल में फैल जाती है। मेन स्टेडियम में बैठे स्टूडेंट्स तक झटके महसूस करते हैं। उनमें से एक डरकर चिल्ला देता है, भूकंप तो नहीं आ गया। इसी बीच दूसरे ट्रेनिंग रूम के फ्लोर पर टैंग क्यू, शोया और उनके दोस्त लड़खड़ा गए।
मेल फ्रेंड ने तुरंत पहचान लिया कि ये एनर्जी फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बोला, ये तो ट्रू अवेकनर लेवल की शक्ति लग रही है। सब सोचने लगे कि क्या सच में कोई नया अवेकनर लेवल वाला हाई स्कूल स्टूडेंट यहाँ आया है, क्योंकि जितने भी अवेकनर्स जाने पहचाने हैं वो तो दूसरे बियर हॉल में ट्रेनिंग करते हैं। क्यूरियोसिटी से भरी टैंग क्यों बोली, चलो देखते हैं। ग्रुप ने कॉरिडोर में उस एनर्जी के निशान फॉलो किए। कॉर्नर से मुड़े ही थे कि सामने शू जिंग दिखा, जो स्पेयरहेड को कपड़े में लपेट कर बाहर निकल रहा था। टैंग क्यू ने हैरान होकर आवाज दी, तुम यहाँ? शू जिंग ने बिल्कुल काम होकर कहा, मैं बस घर जा रहा हूँ एग्जाम की तैयारी करने, और अपनी अभी अभी दिखाई गई शक्ति का जरा भी इशारा नहीं किया। उसका दोस्त उसे गुड लक बोलते हुए ग्रुप से बोला, इसे भूल जाओ, एनर्जी तो उस ट्रेनिंग रूम से आई थी। ग्रुप दरवाजे तक पहुंचा और अंदर झांक कर देखा, सामने पूरा विनाश पड़ा था। एडवांस्ड मेमोरी मेटल टारगेट पूरी तरह तबाह हो चुका था और रीइंफोर्स्ड वॉल के पीछे एक विशाल क्रेटर बना था। चारों तरफ रबल बिखरा हुआ, पूरा कमरा बर्बाद हो चुका था। टैंग क्यू, शोया और बाकी सब बस शॉक में खड़े रहे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतनी भयानक शक्ति हाई स्कूल ट्रेनिंग रूम में कैसे अनलीश हुई। शोया चौंक कर बोली, एडवांस्ड मेमोरी मेटल भी ब्लास्ट हो गया। इतना इंटेंस अटैक तो अनइमेजिनेबल है। उसने सोचा, क्या हमारी सिटी चिंचिंग का कोई स्टूडेंट इतना ताकतवर हो सकता है? ब्राउन हेड मेल फ्रेंड ने तुरंत इनकार किया। क्रेटर को छूते हुए बोला, ये रेजिजुअल एनर्जी बहुत वायलेंट है, हाई स्कूल स्टूडेंट की नहीं लगती। ये तो जरूर कोई पावरफुल सेकंड ऑर्डर एबिलिटी यूजर होगा जो गलती से स्टूडेंट फ्लोर पर आ गया। एक और दोस्त ने हाँ में हाँ मिलाई, यहाँ तक प्रोविंशियल कैपिटल का जीनियस भी ऐसा नहीं कर सकता, तो हमारी छोटी सिटी में तो इम्पॉसिबल है। तभी शोया ने उत्साहित होकर अलग थ्योरी रखी, लेकिन पास में तो हमने बस शू जिंग को ही देखा था, क्या पता वो हिडन सुपर जीनियस हो। लेकिन उसके दोस्तों ने मजाक बना दिया, क्या तू ज्यादा नॉवेल्स पढ़ती है? दूसरा बोला, शू जिंग तो ई क्लास यूजर है, उसका अटैक स्ट्रेंथ मुश्किल से 300 होगा। एक और फ्रेंड ने तर्क दिया, वो पावरफुल यूजर दूसरी कॉरिडोर से निकल गया होगा। फिर उसने टैंग क्यू की ओर देखा जो अब तक चुप थी और पूछा, तुझे क्या लगता है? टैंग क्यू बस बोली, हो सकता है। फिर डैमेज इंस्पेक्ट करने आगे बढ़ी। उसने शैटर्ड वॉल पर हाथ फेरा और ध्यान दिया कि इम्पैक्ट मार्क्स किसी लंबे स्पीयर जैसे लग रहे हैं। अचानक उसके दिमाग में अपने कज़न और उसके स्पीयर की छवि चमक गई। उसके दिल में गहरी शंका उठी, क्या शू जिंग का मार्शल आर्ट्स एग्जाम देना सच में अपनी एबिलिटीज़ को ज़्यादा आंकना है या कुछ और? अगले दिन आसमान साफ और चमकीला था। मार्शल आर्ट्स एग्जाम का दिन। दर्जनों बसेस एक विशाल फोर्टिफाइड वेन्यू पर पहुंची और स्टूडेंट्स अपने अपने वेपन्स लेकर उतरने लगे। शू जिंग भीड़ में सबसे अलग दिख रहा था, काम और कॉन्फिडेंट स्ट्राइड के साथ चल रहा था। उसका स्पीयर आराम से कंधे पर टिका हुआ। फिर सारे स्टूडेंट्स एक ऊंची फेंस के पास इकट्ठा हुए, एग्जाम ग्राउंड्स की तरफ हैरानी और डर से भरी नज़रों से देखते हुए। एक स्टूडेंट ने घबराते हुए कंप्लेन किया कि यह तो यूनिकॉर्न राइनो है, जिसे देख अब सबको लग रहा था कि इस साल का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है। स्टूडेंट्स आपस में अपनी डर भरी बातें कर ही रहे थे कि तभी एक एरोगेंट वॉइस ने भीड़ को काट दिया। लंबे बालों वाला एक लड़का पीठ पर बड़ा सोर्ड लटकाए सब पर हंसते हुए बोला, अगर यूनिकॉर्न राइनो से भी डील नहीं कर सकते तो बेकार हो। उसकी बात सुनकर बाकी स्टूडेंट्स चुप हो गए। पास ही खड़े शू जिंग ने अपने बेस्ट फ्रेंड लुई से पूछा, ये एरोगेंट बंदा कौन है? लुई ने बताया, जू मिंगयांग। लुई ने आगे बताया कि जू मिंगयांग एक वेल नोन जीनियस है, फर्स्ट हाई का बी क्लास एबिलिटी का मालिक। साथ ही अब वो फर्स्ट ऑर्डर एबिलिटी यूजर बन चुका है, जो हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए एक रेयर फीट है। शू जिंग ने उस प्रोडिजी को कॉन्फिडेंट स्माइल और आंखों में कंपेटिटिव चमक के साथ देखा, चुपचाप सोचते हुए, हम दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन है? अचानक एक लाउड वॉइस ने सबका ध्यान खींचा। एक स्कार फेस्ड स्टर्न दिखने वाला आदमी मिलिट्री स्टाइल यूनिफॉर्म में खड़ा था। उसने अपना परिचय दिया, वोंग हाइयांग, एग्जाम का चीफ कमांडर। मिलिट्री व्हीकल पर खड़े होकर कमांडर वोंग हाइयांग ने घोषणा की, एग्जाम 12 घंटे चलेगा, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। फिर उसने हाथ से इशारा करते हुए उस विशाल रूइंड टाउन को दिखाया जो एग्जाम वेन्यू था। उसने समझाया कि ये 4 जोन्स में बंटा है, आउटर, सेंट्रल, इनर और कोर, जिसमें स्टूडेंट्स को पॉइंट्स मिलेंगे बीस्ट्स को किल करने पर, और पॉइंट्स उनकी रैंक और स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेंगे। कमांडर का चेहरा गंभीर हो गया और उसने फाइनल वार्निंग दी, कोर एरिया एक बोनस क्वेश्चन है, सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स के लिए, तो अपनी एबिलिटीज के हिसाब से एक्ट करो और बेवकूफ़ी से अपनी जान रिस्क मत करो। कमांडर की बातें सुनते हुए शू जिंग अपने एबिलिटीज के बारे में सोचने लगा। पहले पावर अप से पहले वो सिर्फ आउटर एरिया तक ही लिमिटेड था, लेकिन अब शक्ति
और एम्बिशन से भरा हुआ, वो तय कर चुका था कि इनर सर्कल तक जाएगा और शायद कोर एरिया को भी चैलेंज करेगा। कुछ समय बाद अनाउंसमेंट हुई कि स्टूडेंट्स अपने एग्जाम सप्लाईज ले लें। शूजिंग और उसका दोस्त अपने टीचर चैन फैन के पास गए, जो टैक्टिकल बैकपैक्स बांट रहे थे। शूजिंग को उसका पैक मिला, जिसमें था स्मार्ट वॉच पॉइंट्स ट्रैक करने के लिए, बैकपैक जिसमें एनर्जी बार्स, ड्रिंक और मेडिकल किट थे, और एक सेफ्टी बॉल जो हाई वोल्टेज केज बना सकता था बीस्ट्स को दूर रखने के लिए। सप्लाईज देते वक्त टीचर चैन फैन ने एक आखिरी एडवाइस दी, याद रखना तुम्हारी जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेफ्टी बॉल यूज करने से एग्जाम जल्दी खत्म भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं। शू चिंग ने रिस्पेक्टफुली थैंक किया। तभी एक जानी पहचानी आवाज ने उसका नाम पुकारा। उसने मुड़कर देखा, उसकी क्लासमेट लिन क्विनली उसकी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, हमारी टीम ज्वाइन कर लो। उसके साथ लुई भी था, उसका दोस्त, एक सी क्लास यूजर, जिसने कहा, एग्जाम हॉल में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन तभी एक और स्टूडेंट ने आपत्ति जताई, ये एग्जाम सीरियस कंपटीशन है। अगर हम शू चिंग जैसे ई रैंक स्टूडेंट को साथ लेंगे तो हाई स्कोर लेने के चांसेस गिर जाएंगे। अभी दूसरे टीममेट ने गुस्से में सपोर्ट किया। फिर दोनों ऑब्जेक्टर साफ बोल देते हैं कि वो किसी बर्डन को साथ नहीं लेना चाहते। ये इंसल्ट सुनकर शू चिंग का दोस्त लुई गुस्से में आ जाता है, लेकिन शू चिंग काम रहते हुए उसे रोक लेता है। एक पोलाइट मुस्कान के साथ शू चिंग ऑफर डिक्लाइन कर देता है। वो लुई और क्विनली से कहता है कि वो उनकी काइंडनेस की कद्र करता है, लेकिन उसका प्लान अकेले जाने का है। कंसर्न लिन क्विनली मजबूरी में उसका डिसीजन मान लेती है और उसे केयरफुल रहने की एडवाइस देती है। वहीं वो स्टूडेंट जिसने कंप्लेन किया था, मॉकिंग स्माइल के साथ कहता है कि चलो पावरफुल हुआंग टियान को ढूंढकर उसके साथ टीम बना लेते हैं। शू चिंग उन्हें जाते हुए देखता है और अपने चेहरे पर कॉन्फिडेंट स्मर्क लाता है। उसके दिमाग में चलता है कि हाई स्कोर लेने के लिए वो अकेला ही काफी है। तभी अनाउंसमेंट होती है, एग्जाम ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। एक ड्रोन्स की सेना आसमान में उड़कर लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर देती है। फिर उस सिटी के मैसिव गेट्स खुलते हैं और स्टूडेंट्स का फ्लड रूइंड सिटी में चार्ज कर जाता है, अपने अपने गोल्स चिल्लाते हुए। भीड़ में टैंक यू और उसके फ्रेंड्स हैं, एक डिटर्मिन्ड लड़की बड़े सोड के साथ, और सबसे आगे कंटेंडर जू मिंगयांग, जो अपनी विंड एबिलिटी यूज करके सबको पीछे छोड़ चुका है। इसके बजाय शू चिंग शांत रहता है। वो एक स्टेप लेता है और फिर स्टेडी रन में बढ़ता है, स्पीयर हाथ में लेकर। उसके दिमाग में चलता है, एग्जाम फाइनली आ गया है और वो रेडी है। भागते हुए वो अपना स्मार्ट वॉच टैप करता है, जिसे एक होलोग्राफिक स्क्रीन खुलती है, उसकी आइडेंटिटी कंफर्म होती है और रियल टाइम रैंकिंग डिस्प्ले होती है। टॉप 3 स्पॉट्स ऑलरेडी भरे हैं। पहले नंबर पर जू मिंगयांग 7 पॉइंट्स के साथ, और उसके बाद 2 और स्टूडेंट्स। शू चिंग लीडर बोर्ड देखता है और कॉन्फिडेंट स्मर्क करता है। इससे उसे पता चलता है कि जू मिंगयांग ने बीस्ट किल करना शुरू कर दिया है, लेकिन उसकी अर्ली लीड सिर्फ शू चिंग की कंपेटिटिव स्पिरिट को और फ्यूल करती है। जहां बाकी लोग आउटर सेक्शन में फाइट कर रहे हैं, शू चिंग बोल्ड स्ट्रेटजी चुनता है। वो डिसाइड करता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना और सीधा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले कोर एरिया की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो रूइंड सिटी में गहराई में जाते हुए अचानक रुक गया, क्योंकि सामने उसे एक भयानक सीन दिखता है। एक स्टूडेंट की लाइफलेस बॉडी खून के पूल में पड़ी है। बॉडी के पास ही अनयूज्ड ग्रीन सेफ्टी बॉल पड़ा है। ये दिखाता है कि अटैक कितना फास्ट रहा होगा। ये साइट देख शू चिंग डिस्टर्ब हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उस स्टूडेंट को अपना लास्ट डिफेंस एक्टिवेट करने का चांस भी नहीं मिला। एग्जाम की ग्रिम रियलिटी उसके सामने आती है और उसे अपने टीचर और कमांडर की वार्निंग्स की वेट समझ आती है। उसके मन में आता है, अगर उसे कल एस क्लास एबिलिटी ना मिली होती तो शायद उसकी हालत भी यही होती। फिर अपनी हिम्मत मजबूत करते हुए वो एग्जाम की ब्रूटल नेचर को एक्सेप्ट करता है। वो गिर चुके स्टूडेंट के पास घुटनों के बल बैठता है और उसके स्मार्ट वॉच का यूज करके बॉडी रिट्रीव करने का कॉल भेजता है। उसके मन में ये रिफ्लेक्शन आता है, अपॉर्चुनिटीज हमेशा रिस्क्स के साथ आती हैं। अचानक शू चिंग को पास में आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उस तरफ देखता है। रूइंड बिल्डिंग की शैडो से एक बड़ा क्लॉड पॉ धीरे धीरे बाहर आता है। अगले ही पल ग्लोइंग पर्पल आइज वाली एक फेरोशियस शैडो कैट बाहर निकलती है। शू चिंग तुरंत हॉरिफाइंग ट्रूथ समझ जाता है। वो बीस्ट ने डेड स्टूडेंट को पेट की तरह छोड़ा था। ये ट्रैप था और बीस्ट सीधे उसकी तरफ लपकता है।
शैडो कैट का टेरिफाइंग लंच देखकर भी शू चिंग पूरी तरह काम रहता है। बीस्ट की ग्राउल हवा में गूंजती है और वो इनक्रेडिबल स्पीड से क्लॉज फैलाकर झपटता है, लेकिन शू चिंग उससे भी ज़्यादा फास्ट निकलता है। एक फ्लूइड कैजुअल मूवमेंट से वो साइड स्टेप करता है और बीस्ट को अपने पास से निकलने देता है। शैडो कैट ग्रेसफुल लैंडिंग करता है। उसकी ग्लोइंग पर्पल आइज अब भी अपने प्रे पर जमी रहती हैं। उसकी रेपुटेशन सच में वेल अर्न थी। अजाइल बॉडी, रेजर शार्प क्लॉज और 1000 केजी से ज़्यादा की बाइट फोर्स उसे सही मायनों में न्यूबी किलर बनाते हैं, वो बड़बड़ाया। जबकि शैडो कैट एक ज़ोरदार रोर छोड़ता है शू जिंग को इंटिमिडेट करने की कोशिश में। बीस्ट का सामना करते हुए शू जिंग सोचता है कि ये क्रीचर्स इतने डेंजरस क्यों होते हैं। उसे पता है फियर्स बीस्ट्स के पास एक टेरिफाइंग ऑरा होती है जो प्रे को डर से पैरालाइज कर सकती है। उसने सुना है कि ज़्यादातर अवेकेंड लोग जब पहली बार फियर्स बीस्ट फेस करते हैं तो इस प्रेशर के नीचे हेल्पलेस हो जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ का 30% भी यूज़ नहीं कर पाते और बस मौत का इंतज़ार करते हैं। उसे याद आता है कि रिच फैमिलीज अपने बच्चों को बचपन से विल्डरनेस में बॉडीगार्ड्स के साथ लेकर जाते हैं ताकि उन्हें इस ऑरा की आदत हो जाए, अ प्रिविलेज जो उसे कभी नहीं मिला। अब जब वो पहली बार सच में किसी फियर्स बीस्ट के सामने है, वो अपना स्पीयर रेडी करता है। जैसे ही शैडो कैट फिर से उस पर झपटती है और वो पलक झपकते अपना मुंह खोल उसके पास आ जाती है, लेकिन शू जिंग अपनी जगह डटा रहता है, बिल्कुल अनइफेक्टेड। फिर उसकी स्पीयर पर पर्पल लाइटनिंग क्रैकल करने लगता है जब वो अपनी पावर चैनल करता है। एक तेज स्विफ्ट मोशन में वो स्पीयर थ्रस्ट करता है जिसे लाइटनिंग इन्फ्यूज्ड टिप सीधा शैडो कैट के सिर में घुस जाता है और उसे इंस्टेंटली मार डालता है। वो डेड क्रीचर को थॉटफुल नज़रों से देखता है और रियलाइज करता है कि बीस्ट की इंटिमिडेटिंग ऑरा का उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। अगले ही पल उसकी स्मार्ट वॉच से एक ब्लू होलोग्राफिक विंडो पॉपअप होता है। आपने एक अनरैंक्ड फियर्स बीस्ट शैडो कैट को मार गिराया, जिसे एबिलिटी पॉइंट्स 3 से बढ़ गए। साथ ही एक नोट दिखाई देता है कि फियर्स बीस्ट्स की रैंक बिग से 9 तक कैटेगराइज्ड होती हैं और रैंक येन से नीचे वाले अनरैंक्ड कहलाते हैं, जैसे अनरैंक्ड ह्यूमन अवेकेंड लोग। फिर शू जिंग अपनी वॉच पर वेन्यू का मैप देखता है। उसे समझ आता है कि बीस्ट्स को मारकर एबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन ये छोटा रिवॉर्ड देखकर वो अनइम्प्रेस्ड रहता है। उसे लगता है अनरैंक्ड बीस्ट से मिलने वाले पॉइंट्स बहुत ही कम हैं। अब ये रियलाइज करके कि फियर्स बीस्ट की ऑरा उस पर असर नहीं करती, शू जिंग डिसाइड करता है कि आउटर एरिया में टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो डिसाइड करता है कि जल्दी से जल्दी डेंजरस सेंट्रल एरिया पहुंचना है। वो एग्जाम वेन्यू के अंदर और गहराई में जाने लगता है, अपने रास्ते में आने वाले अनरैंक्ड बीस्ट को लगातार मारता हुआ। शैडो कॉर्ड्स, आयरन फर्ड पिग्स और वुल्फ लाइक क्रीचर्स सबको एफर्टलेसली किल करता है, हर बार स्टेडी 3 से 5 एबिलिटी पॉइंट्स अर्न करता हुआ। लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी अप्रोच की फ्लॉ समझ आती है। एबिलिटी पॉइंट्स तो मिल रहे हैं, पर उसे असली कम्बैट एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। उसकी नई एस रैंक एबिलिटी इतनी ओवरपावर्ड है कि वो अनरैंक्ड बीस्ट्स को इंस्टेंटली मार देती है, जिससे वो अपनी फाइटिंग स्किल्स प्रॉपरली होन नहीं कर पा रहा। साथ ही उसे ये भी एहसास है कि उसकी नई पावर की एनर्जी कॉस्ट बहुत हाई है। उसे पता है कि हायर रैंक्ड एबिलिटीज़ ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं। उसकी पुरानी ई रैंक एबिलिटी आवर्स तक चल सकती थी, लेकिन उसकी एस रैंक एबिलिटी को फुल स्ट्रेंथ पर वो 1 घंटे से ज़्यादा मेंटेन भी नहीं कर सकता। जबकि एग्ज़ाम 12 घंटे का होने वाला है, शू जिंग समझ गया कि कोर एरिया तक पहुंचने से पहले वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए उसने नई स्ट्रैटेजी बनाई कि अब वो सिर्फ स्पीयर टेक्निक से ही फियर्स बीस्ट्स को मारेगा, ताकि एक्सपीरियंस भी मिले और पावर भी बची रहे। जैसे ही उसने ये डिसीजन लिया, सामने एक और बड़ा खतरा आ गया। एक बेहद ताकतवर यूनिकॉर्न राइनोसिरस। वो मैसिव बीस्ट जोरदार रोर करते हुए चार्ज करता है, अपनी इमेंस ताकत से एक टूटी हुई कार को साइड में फेंक देता है। शू जिंग पीछे हटने के बजाय जमीन पर खड़ा होकर सीधे सामने से उसका सामना करता है, जिससे राइनो का हॉर्न जबरदस्त इम्पैक्ट के साथ उसे हवा में उड़ा देता है। लेकिन अपनी इनक्रेडिबल एजिलिटी से शू जिंग मोमेंटम का इस्तेमाल करता है और हवा में ही बॉडी को पलटकर सीधा बीस्ट के ऊपर आ जाता है। राइनो रिएक्ट भी नहीं कर पाता और वो उसके बैक पर लैंड करके एक प्रिसाइज स्ट्राइक के साथ स्पीयर उसकी खोपड़ी में गहरा घोंप देता है, जिसे राइनो वहीं कोलैप्स होकर गिर जाता है। जबकि थोड़ी भारी सांस लेते हुए शू जिंग हैरान होता है कि उसकी किलिंग स्पीड कितनी फास्ट हो गई है। इतना पावरफुल बीस्ट भी उसके लिए ज़्यादा चैलेंज नहीं था।
तभी उसके दिमाग में एक थॉट आता है, शायद उसकी स्पीयर टेक्निक अपने आप हायर लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गई है। वो तुरंत अपना सिस्टम पैनल समन करता है और उसकी सस्पिशन कंफर्म हो जाती है। उसकी स्पीयर टेक्निक इंटरमीडिएट स्टेज तक पहुंच चुकी है और उसके एबिलिटी पॉइंट्स बढ़कर 256 हो चुके हैं। इसे अब वो सोचता है कि स्पीयर टेक्निक पर डिपेंड करना ही उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। इंटरमीडिएट टेक्निक पर की फ्लूइडिटी महसूस करते हुए वो सोचता है कि अगर इसे और इम्प्रूव किया जाए तो क्या होगा। बिना डिले किए वो अपने एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स खर्च करके स्पीयर स्किल को अपग्रेड कर देता है। इफेक्ट तुरंत दिखता है। एडवांस स्पीयर टेक्निक्स और कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स का एक विशाल फ्लड उसके माइंड में भर जाता है, सीधे मसल मेमोरी में इंटीग्रेट होकर सेटल हो जाता है। वो अपना सिर पकड़कर हैरान रह जाता है कि इतनी बड़ी मात्रा में स्किल्स अचानक उसके अंदर आ गई है। अब शू जिंग को एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस का सर्ज महसूस होता है। स्पीयर को मजबूती से पकड़ते हुए वो रून्स के बीच में खड़ा हो जाता है, चेहरे पर एक शिकारी जैसी मुस्कान के साथ। वो डिक्लेयर करता है कि अब उसे इंतज़ार नहीं हो रहा कि कोई फर्स्ट रैंक फियर्स बीस्ट मिले ताकि वो अपनी नई स्किल्स टेस्ट कर सके। उसी समय आउटर एरिया के दूसरे हिस्से में लिन क्विनली और उसकी टीम सड़कों पर आगे बढ़ रहे होते हैं। अचानक लिन क्विनली रुक जाती है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन होता है। दूर उसे एक फेमिलियर सिलुएट दिखाई देने का एहसास होता है। वो अपने साथियों से कहती है कि उसे लगा उसने शू जिंग को देखा। उसकी बात को एक टीममेट डिसमिस कर देता है, बोलता है, तू हेलुसिनेट कर रही है क्या? शू जिंग यहाँ कैसे हो सकता है? उसके जैसे ई रैंक स्ट्रेंथ वाले के लिए एग्जाम जोन के इस हिस्से में आना तो सुसाइड है। लिन क्विनली के मन में डाउट भरा रहता है, लेकिन फिर भी वो फीलिंग शेक नहीं कर पाती कि उसने सच में अपने क्लासमेट को देखा। उसका दिल उसके लिए चिंता करने लगता है। उसके विचार तभी टूटते हैं जब एक और टीममेट उन्हें बुलाता है। सब भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि उनके सामने एक मैसिव यूनिकॉर्न राइनोसेरस का ताज़ा मरा हुआ शव पड़ा है। उसकी वुंड से खून अभी सूखा भी नहीं था, मतलब किल हुए अभी कुछ ही मिनट हुए थे। वो लोग फेटल इंजरी एग्जामिन करते हैं। सिर के आर पार हुआ एक क्लीन पेनिट्रेटिंग वुंड जो क्लियरली किसी लॉन्ग हैंडल्ड वेपन से हुआ था। टीम का एक सदस्य हैरानी से बोल पड़ता है, ये तो स्पीयर वुंड है। अब सारे पीसेस लिन क्विनली के माइंड में कनेक्ट हो जाते हैं। स्पीयर वुंड, टाइमिंग और सिलुएट। उसके मुंह से निकलता है, क्या सच में वो शू जिंग ही था? संदेह करने वाले टीममेट ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि यूनिकॉर्न राइनोसेरस ऐसा बीस्ट है जिसे अकेला सिर्फ कोई सी रैंक अवेकेंड ही हरा सकता है। बहस खत्म करने के लिए एक और टीममेट ने सुझाव दिया कि चलो स्कोर रैंकिंग चेक करते हैं। बिना समय गवाए लिन क्विनली ने अपनी स्मार्ट वॉच पर लीडर बोर्ड खोल दिया। जैसे ही रैंकिंग सामने आई, उसकी आंखें शॉक से फैल गईं। वहां 46th प्लेस पर 256 पॉइंट्स के साथ लिखा था, शू जिंग, जिनचिंग सेकंड हाई स्कूल। वो जोर से बोली, ये सच में वही है? उसके टीममेट्स बिल्कुल चुप रह गए। उनके चेहरे डिसबिलीफ से भरे हुए थे। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि जिस ई रैंक स्टूडेंट को वो हमेशा नीचा समझते थे, वो अब टॉप 50 में है। सब ये सोचने लगे कि शायद ये किसी और का नाम होगा। वो पूरी तरह कंफ्यूजन में पड़ गए, सिचुएशन समझ ही नहीं पा रहे थे। इसी बीच बैटलफील्ड से दूर ऑफिशियल्स और वीआईपीज बड़े स्क्रीन्स पर एग्जाम देख रहे थे। एक स्पेक्टेटर ने कमेंट किया कि फर्स्ट हाई स्कूल की ताकत एक्सपेक्टेड है, जो पूरे टॉप 10 रैंक्स में डोमिनेट कर रही है। उन्होंने खास तौर पर नाम लिया जू मिंगयांग का, जो फर्स्ट रैंक पर था, और ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिनचेंग का टॉप स्टूडेंट का टाइटल पहले ही सिक्योर कर लिया हो। एक और ऑफिशियल ने कहा कि क्या वो प्रोविंशियल टॉप 100 में आ पाएगा, क्योंकि कई सालों से उनके सिटी का कोई भी स्टूडेंट प्रोविंशियल टॉप 100 में नहीं पहुंचा। वहीं ऑफिशियल्स के बीच बैठे थे जंग वेनशान, जिनचेंग एजुकेशन ब्यूरो के डायरेक्टर। वो कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ बोले, जो मिंगयांग हमारे सिटी का एस है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो प्रोविंशियल टॉप 100 में ज़रूर जाएगा। फिर वो फर्स्ट और थर्ड हाई स्कूल के प्रिंसिपल्स की तरफ मुड़े और उनकी तारीफ की। दोनों प्रिंसिपल्स ने झुककर विनम्रता से धन्यवाद दिया। लेकिन जब बारी आई सेकंड हाई स्कूल के प्रिंसिपल चाओ याओ की, तो डायरेक्टर ने घमंडी अंदाज में कहा, आपके स्कूल को और मेहनत करनी चाहिए। आपका बेस्ट स्टूडेंट तो सिर्फ 18th रैंक पर है। प्रिंसिपल चाओ याओ घबरा कर पसीना पोंछते हुए तुरंत सहमति जताने लगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से भरे थे। वो सोचने लगे, टॉप 50 में मेरे स्कूल से सिर्फ 8 स्टूडेंट्स हैं। फिर उन्होंने अपने टॉप स्टूडेंट्स के नाम याद करने शुरू किए। तभी अचानक उनका ध्यान एक नाम पर अटक गया, शू जिंगमिंग। ये कौन है? मैंने तो कभी इसका नाम सुना ही नहीं। वो बड़बड़ाए। फिर उन्होंने पास बैठे टीचर चैन फैन से पूछ लिया,
जब उन्हें पता चला कि उनका सपोजिटली वीकेस्ट स्टूडेंट शूजिंग टॉप 50 में है तो टीचर चैन फैन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हक्का बक्का रह गए, पसीना पोंछते हुए खुद को संभाला। उन्हें याद आया कि शूजिंग तो एक ई रैंक अवेकेंट है। उन्होंने सोचा क्या उसने अपनी असली ताकत छिपा रखी थी, लेकिन फिर उन्होंने तुरंत उस विचार को खारिज कर दिया। इम्पॉसिबल। चैन फैन ने मॉनिटर्स की तरफ फ्रस्ट्रेशन से देखा। चूंकि सिर्फ टॉप 10 स्टूडेंट्स की डेडिकेटेड कैमरा फीड है, इसलिए वो शूजिंग को देख ही नहीं सकते कि वो इतने पॉइंट्स कैसे कमा रहा है। एग्जाम वेन्यू में इस बीच शूजिंग आउटर एरिया क्रॉस करके सेंट्रल एरिया में पहुंच चुका था, जो और भी ज्यादा डेंजरस जोन था। वो कामली सड़कों से गुजर रहा था। पैर के नीचे एक बोतल क्रश हो गई। एनर्जी बार निकालकर उसने थोड़ा खाया और ऑब्जर्व किया कि फियर्स बीस्ट्स की संख्या कम हो गई है। उसे मालूम था कि रैंक्ड बीस्ट्स इंटेलिजेंस और टेरिटोरी सेंस डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनसे फाइट करना और मुश्किल हो जाता है। अचानक उसकी शार्प सेंसेस ने कुछ कैच किया। उसकी आंखें संकरी हो गईं और उसने कहा कि उसका टारगेट आ चुका है। अगले ही पल एक पावरफुल टाइगर बीस्ट टूटी फूटी गाड़ियों के ढेर से बाहर निकला। ये था एक फर्स्ट रैंक फियर्स बीस्ट, आर्म ब्लेड टाइगर, जिसे उसके फोरलिम्स पर ब्लेड लाइक बोन्स की वजह से नाम मिला था। शूजिंग बिना डरे अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा कि किस्मत उसकी साइड है, इतनी जल्दी फर्स्ट रैंक बीस्ट मिल गया। कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ उसने अपना स्पीयर रेडी किया और बोला कि ये पावरफुल ओपोनेंट उसकी नई अपग्रेडेड स्पीयर टेक्निक के लिए परफेक्ट टेस्ट है। आर्म ब्लेड टाइगर ने जोरदार रोर किया और क्लॉज फैलाते हुए उस पर झपटा। शूजिंग काम और कंपोज तरह स्पीयर को डिफेंसिव स्टांस में पकड़े हुए उसने एक ग्रेसफुल स्पिन किया और बीस्ट के पहले अटैक को पैरी करके टाल दिया। ब्लो की फोर्स से टाइगर थोड़ा पीछे हटा, लेकिन शूजिंग बिल्कुल अनइम्प्रेस्ड दिखा। कॉन्फिडेंट स्मर्क के साथ उसने सोचा, बस इतनी सी पावर, फर्स्ट ईयर बीस्ट तो मुझे हिला भी नहीं पाया। शायद टाइगर किंग होता तो थोड़ी मेहनत लगती। जबकि बीस्ट और भी गुस्सा हो गया। शूजिंग ने डिक्लेयर किया कि अब वो इसे यहीं खत्म कर देगा। फिर वो लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ा, स्पीयर ब्लर की तरह मूव करते हुए टाइगर के शोल्डर पर एक डीप स्ट्राइक किया, जिससे खून निकल पड़ा। बीस्ट ने दर्द और गुस्से से रोर किया, लेकिन शूजिंग ने उसे रिकवर करने का मौका ही नहीं दिया। काम और फोकस सेटिंग स्टांस में वो और अटैक्स के लिए तैयार रहा। टाइगर की आंखें अब चमकने लगीं। फिर वो शूजिंग पर झपटा एक जबरदस्त रोर के साथ, जैसे पूरी ताकत अनलीश करने वाला हो। उसने कई सारे ब्लेडेड पॉस से डेवास्टेटिंग स्वाइप से कंगी, लेकिन शूजिंग ने अनबिलीवेबल रिफ्लेक्सेस दिखाए। उसने स्ट्राइक को डॉज किया और मोमेंटम लेते हुए पास के लैंप पोस्ट को पकड़कर खुद को घुमाया। डेडली क्लॉज से बचते हुए पावरफुल काउंटर अटैक के लिए सही एंगल बना लिया। ग्रेसफुली लैंड करने के बाद उसने मान लिया कि ये फर्स्ट ईयर बीस्ट अभी भी हार मानने को रेडी नहीं है, लेकिन उसने तय किया कि अब फाइट खत्म करनी है। उसने कहा कि और रेजिस्टेंस बेकार है। फिर उसने अपनी स्पीयर टेक्निक एक्टिवेट की, लाइटनिंग गेल ब्रेक, जिसे उसकी वेपन के चारों ओर ब्लू एनर्जी का वॉर्टेक्स घूमने लगा। फिर एक जबरदस्त वॉक राय के साथ उसने टेक्निक अनलीश किया। उसका पूरा बॉडी ब्लर की तरह मूव करने लगा और स्पीयर से कई स्लैशिंग आर्क्स के लाइट निकले। अटैक कनेक्ट हुआ और टाइगर दर्द भरी अंतिम चीख निकालते हुए गिर पड़ा। पावरफुल टेक्निक ने उसके पूरे बॉडी को चीर डाला था। आर्म ब्लेड टाइगर, वो मैसिव बीस्ट, फाइनली जमीन पर कोलैप्स होकर पूरी तरह डिफीट हो गया। शूजिंग की स्मार्ट वॉच पर तुरंत नोटिफिकेशन आया। कंफर्म हुआ कि उसने फर्स्ट ईयर आर्म ब्लेड टाइगर को किल किया है और उसे 14 एबिलिटी पॉइंट्स मिले। वो संतुष्टि से नोट करता है कि फर्स्ट ईयर 20 से मिले पॉइंट्स अनरैंक्ड वाले से लगभग डबल हैं। अब उसके दिमाग में नया पर्सपेक्टिव आया। एग्जाम हॉल दूसरों के लिए डेंजर प्लेस है, लेकिन उसके लिए ये एकदम परफेक्ट ट्रेजर ग्राउंड है लेवल अप करने का। नई डिटर्मिनेशन के साथ उसने ठान लिया कि जितने ज्यादा पावरफुल बीस्ट्स को हंट करके पॉसिबल है उतने एबिलिटी पॉइंट्स कलेक्ट करेगा। इसी बीच ऑडियंस स्टैंड्स में एटमॉस्फेयर टेंस था। ऑफिशियल्स और टीचर्स लाइव रैंकिंग देख रहे थे। लीडर बोर्ड दिखा रहा था कि शूजिंग अब 32nd प्लेस पर है, जिसे देख एक ऑफिशियल ने टीचर चैन फैन से पूछा कि क्या ये सरप्राइजिंग स्टूडेंट उसकी क्लास से है। अचानक सबकी नज़र चैन फैन पर आ गई। बाकी टीचर्स उसे प्रेज करने लगे, बोलने लगे कि उसकी क्लास के स्टूडेंट्स ही टॉप 50 में एंट्री कर पाए हैं। उसकी टीचिंग मेथड्स को कॉम्प्लीमेंट किया।
फ्लस्टर्ड चैन फैन हम्बल होकर बोला कि ये सब स्टूडेंट्स की मेहनत है। तभी किसी ने जोर से चिल्लाकर स्क्रीन की तरफ इशारा किया। शू चिंग की रैंकिंग फिर से जंप हो गई। अब वो 25th प्लेस पर पहुंच चुका था। ऑफिशियल्स में से एक डिसबिलीफ में चिल्लाया कि उसने एकदम से 44 पॉइंट्स गेन कर लिए। डायरेक्टर जांग वन शान ने पॉइंट्स कैलकुलेशन करना शुरू किया। उसे याद आया कि पीक अनरैंक्ड बीस्ट 6 से 8 पॉइंट्स का होता है और लो ग्रेड फर्स्ट ईयर बीस्ट 14 से 16 पॉइंट्स का। जबकि प्रिंसिपल शाओ याओ का चेहरा शॉक में पीला पड़ गया। उसे याद आया कि किल काउंट हर 4 सेकंड में अपडेट होता है, मतलब 4 सेकंड के अंदर शू चिंग ने या तो 5 पीक अनरैंक्ड बीस्ट्स मार डाले या फिर 3 लो ग्रेड फर्स्ट ईयर बीस्ट्स। तभी डायरेक्टर जांग वेनशान के चेहरे पर प्लीज्ड स्माइल आ गई। उसने कहा कि ऐसा परफॉर्मेंस सालों से नहीं देखा। फिर उसने प्रिंसिपल शाओ याओ की तरफ देखकर कहा कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। पूछने लगा कि उसने पहले कभी इसके बारे में क्यों नहीं सुना। प्रिंसिपल अभी भी फ्लस्टर्ड था। बोला कि उसने भी अभी हाल ही में शू चिंग के बारे में सुना है और उसके होमरूम टीचर से पूछना होगा। फिर उसने तुरंत नर्वस चैन फैन को बुलाया और बोला कि लीडर्स को शू चिंग की सिचुएशन एक्सप्लेन करे, खासकर उसकी टैलेंट के बारे में। सिटी के टॉप एजुकेशन ऑफिशियल्स के सामने खड़े चैन फैन पसीने में भीगकर स्टैमर करते हुए अनबिलीवेबल ट्रूथ बोला कि शू चिंग ने ई ग्रेड एबिलिटी अवेकन की थी, वीक इलेक्ट्रिसिटी। प्रिंसिपल हैरान होकर पूछने लगा कि क्या चैन फैन को कोई गलती तो नहीं हुई। चैन फैन ने इंसिस्ट किया कि उसे पूरा यकीन है। उसने ये भी बताया कि उसने खुद शू चिंग को एडवाइस किया था कि एग्जाम में पार्टिसिपेट मत करे क्योंकि उसकी एबिलिटी लो रैंक थी। डायरेक्टर जांग वेनशान और क्यूरियस हो गया। उसने डिड्यूस किया कि अगर एक ई ग्रेड एबिलिटी वाला स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच गया है तो उसके अंदर ज़रूर और क्वालिटीज़ हैं। ये मिस्ट्री अब उसकी इंटरेस्ट और बढ़ा रही थी। इसलिए वो डिसाइड करता है वेट करने का, कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट करते हुए कि शू चिंग की मोमेंटम से वो जल्दी ही टॉप 10 में पहुँच जाएगा। उस समय उसको डेडिकेटेड कैमरा फीड मिल जाएगी और सबको फाइनली समझ आएगा कि वो ये सब कैसे कर रहा है। लेकिन साथ ही वो एक सख्त वार्निंग भी देता है कि अगर स्टूडेंट चीटिंग कर रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जैसे ही उसकी बात खत्म होती है, टीचर चैन फैन और प्रिंसिपल शाओ याओ की आंखें शॉक में फैल जाती हैं। तभी लीडर बोर्ड पर नया अपडेट आता है कि शू चिंग ने इम्पॉसिबल कर दिखाया और सीधा टॉप 10 में पहुंच गया, अब 9th प्लेस पर। उसके ठीक नीचे नंबर 12 पर उसकी कज़न टैंग क्यू है। एग्ज़ाम हॉल के दूसरे कोने में टैंग क्यू अब कैट लाइक ईयर्स और टेल के साथ एक डिफीटेड बीस्ट के ऊपर बैठी है। वो दूर देखकर हल्की सी नोइंग स्माइल देती है, अब कंफर्म करते हुए कि थंडर मार्शल आर्ट्स हॉल में जो तबाही हुई थी वो उसी के कज़न ने की थी। टॉप रैंक्ड स्टूडेंट जुमिंग भी लीडर बोर्ड पर नए नाम को नोटिस करता है। वो थोड़ा सरप्राइज होकर सोचता है कि अभी 6 घंटे बाकी हैं और कोई नया फेस टॉप 10 में आ गया। वो खुद से सोचता है कि उसने कभी शू चिंग का नाम तक नहीं सुना। क्योंकि शू चिंग अब टॉप 10 में है, एक डेडिकेटेड कैमरा ड्रोन उसको फॉलो करने भेजा जाता है। फीड दिखाती है कि वो कितनी ईजिली एक और फर्स्ट ईयर बीस्ट को अपने स्पीयर से मार देता है। बीस्ट गिरते ही नोटिफिकेशन आता है, उसे और पॉइंट्स मिल गए। वो खुद से कमेंट करता है कि सेंट्रल एरिया में बीस्ट मारने की एफिशिएंसी बहुत हाई है। तभी उसे ड्रोन दिखाई देता है और रियलाइज करता है कि वो अब टॉप 10 में पहुंच चुका है। अपने लेटेस्ट किल के ऊपर खड़ा होकर चिंग एग्जाम की नेचर पर सोचता है। उसे समझ आता है कि ये स्ट्रेंथ और पोटेंशियल का टेस्ट है, जहां अच्छे रिजल्ट्स ज़्यादा रिकग्निशन लाते हैं। ये सोचकर वो डिसाइड करता है कि अब उसे अपनी असली ताकत छिपाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो डिक्लेयर करता है कि टॉप 10 में आना तो बस शुरुआत है। कोर एरिया को चैलेंज करने से पहले वो फिर से अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करने का डिसाइड करता है। वो अपना सिस्टम पैनल चेक करता है, जहां उसकी स्पीयर टेक्निक एडवांस्ड लेवल पर है। उसे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि उसका लेवल अभी तक अवेकेंट से ऑटोमेटिकली प्रमोट नहीं हुआ। वो डिड्यूस करता है कि ट्रू एबिलिटी यूज़र बनने का एक ही तरीका है, एक खास कल्टीवेशन मेथड सीखना, जो एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि रैंक बढ़ाना पॉसिबल नहीं, वो डिसाइड करता है बेसिक एट्रीब्यूट्स को इम्प्रूव करने का। वो कुछ पॉइंट्स स्पेंड करता है, फिजिक को 40 बढ़ाता है और स्पिरिट को 22। इसे मिली न्यू पावर की सर्च फील करते हुए वो अपनी मुट्ठी कसता है और फाइनली कोर एरिया की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। जल्दी ही वो कोर एरिया के एंट्रेंस पर पहुंचता है, जहां डेंजर लेवल हाईएस्ट है। वहां उसे एक ब्रूटल सीन दिखता है। 9 आर्मर्ड टाइगर्स एक बड़े राइनो लाइक बीस्ट की लाश को खा रहे हैं। सेफ डिस्टेंस से शू चिंग उस पैक को ऑब्जर्व करता है और जल्दी ही बीच में बैठे हुए उस आर्मर्ड टाइगर को पहचान लेता है, जो साइज में बड़ा है और जिसकी ऑरा भी ज़्यादा पावरफुल है। वो आर्मर्ड टाइगर किंग है।
लेकिन डरने के बजाय शू जिंग की नज़र में ये सिर्फ पॉइंट्स का एक बड़ा हार्वेस्ट है जो उसका इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही वो मूव करने की तैयारी करता है उसे एक और प्रेजेंस महसूस होती है। वो ज़ोर से बोलता है, जो भी वहाँ छुपा है वह बाहर आ जाए। कॉर्नर के पीछे से जूमिंग बाहर आता है। वो शू जिंग की शार्प परसेप्शन की तारीफ करता है और मानता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टॉप 10 में आने वाला मिस्टीरियस स्टूडेंट वही होगा। शू जिंग टॉप रैंक स्टूडेंट को पहचान लेता है और पूछता है कि जूमिंग ने उसे कैसे पहचान लिया। जूमिंग समझाता है कि वो हर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को जानता है जो कोर एरिया में घुस सकता है। क्योंकि शू जिंग एक अननोन था जो अचानक रैंक्स में ऊपर आ गया, तो उसने नेचुरली उसकी आइडेंटिटी डिड्यूस कर ली। फिर जूमिंग रिवील करता है कि वो टाइगर पैक को ऑब्जर्व कर रहा था और अपनी सोर्ड निकालने की तैयारी करता है। ये देखते ही शू जिंग सतर्क हो जाता है और पूछता है कि क्या वो उसका शिकार स्टील करना चाहता है। जूमिंग क्लियर करता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो एक्सप्लेन करता है कि आर्मर्ड टाइगर किंग एक पावरफुल मिड ग्रेड फर्स्ट ईयर बीस्ट है और उसके साथ 9 और टाइगर्स हैं। ऐसा ओपोनेंट अकेले किसी से भी हैंडल नहीं होगा, इसलिए वो प्रपोज करता है कि दोनों मिलकर कोऑपरेशन करें और इस पैक को हराए। लेकिन शू जिंग उसकी ऑफर को फ्लैटली रिजेक्ट कर देता है, सिर्फ 2 सिंपल वर्ड्स में, ज़रूरत नहीं। फिर एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ डिक्लेयर करता है कि वो अकेला ही काफ़ी है। फिर वह उनके सामने चला गया, लेकिन पूरा आर्म ब्लेड टाइगर्स का पैक किसी माइंडलेस पैक की तरह बिखरा नहीं या उस पर झपटा नहीं, बल्कि एक क्रूड टैक्टिकल फॉर्मेशन में खड़ा हुआ। इस डिसिप्लिन को लीड कर रहा था एक बड़ा और ज़्यादा फॉर्मिडेबल बीस्ट किंग जो सबसे पीछे खड़ा था। बीस्ट कमांडर ने एक ग्राउंड शेकिंग रोर छोड़ा, अटैक का सिग्नल और सामने वाले को डराने के लिए। लेकिन उसके सामने बिल्कुल अनवेवरिंग खड़ा था शू जिंग, अपनी स्पीयर को कसकर पकड़ा हुआ। उसकी नज़र काम और टैक्टिकल थी। उसने सोचा, जैसा सोचा था, बीस्ट किंग के लीड में हॉट फॉर्मेशंस तक यूज़ कर सकता है। इंटिमिडेशन से शायद दूसरे डर जाएं, लेकिन मैं नहीं। उसे थोड़ी ही दूरी पर जूमिंग एक बिल्डिंग के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। वो बुदबुदाया, देखते हैं ये खुद अपनी मौत की तरफ जा रहा है या सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स रखता है। रिस्पॉन्स तुरंत आया और वो वायलेंट था। शू जिंग बिजली की तरह मूव हुआ। उसका स्पीयर ब्लर बन चुका था, प्रिसाइज और डेवास्टेटिंग स्ट्राइक्स से भरा हुआ। उसने पूरे ऑर्गेनाइज्ड हॉर्ड को ओवरवेलमिंग फोर्स और स्पीड से तोड़ डाला। हर बीस्ट गिरते ही एक नया छोटा सिस्टम विंडो सॉफ्टली चाइम करता हुआ पॉप अप हो रहा था। ऑटोमेटेड वॉइस सिर्फ उसे सुनाई दे रही थी कि आपने टियर 1 के लोअर रैंक के आर्म ब्लेड टाइगर को मारा। आपने एक टियर 1 के मिडिल रैंक के आर्म ब्लेड टाइगर को मारा। 15 एबिलिटी पॉइंट्स मिले, लेकिन फिर भी शू जिंग के चेहरे पर हल्की डिसअपॉइंटमेंट थी। अंदर ही अंदर उसने सोचा, अफसोस, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ अभी भी कम है, सबको नहीं मार पाया। तभी बीस्ट किंग उसके पास आने लगता है, लेकिन वह डरता नहीं। जिसे देख वह एक भयानक रोर करता है जिससे आसपास की सभी बिल्डिंग की कांचें टूट जाती है, जबकि जूमिंग अपने कान ढक लेता है। लेकिन शूमिंग पर इसका कोई असर नहीं होता, बल्कि वह तो उसे कहता है, इंटिमिडेटिंग स्किल इस्तेमाल कर मुझे डराता है, लेकिन इसका असर दूसरों पर हो सकता है, मुझ पर नहीं। इससे और भी गुस्सा बीस्ट किंग बहुत स्पीड से उसकी तरफ बढ़ा, उसे कुचलने की इरादे से। लेकिन उसने अपना स्पेयर आगे कर उसके हमले को डिफ्लेक्ट कर दिया। इससे बीस्ट किंग अपना मोमेंटम खो बैठा, जिसका फायदा उठाते हुए शू जिंग उसके सिर के ऊपर एक जोरदार वार किया, जिससे वह अधमरा सा हो गया। फिर उसने उसके ऊपर खड़े होकर अपना भला उसके सिर में घोंप दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन आई कि आपने टियर 1 के एक अपर रैंक के आर्म ब्लेड टाइगर को मारा। 20 एबिलिटी पॉइंट्स मिले। जबकि बिल्डिंग के पीछे से छुप के देख रहा जूमिंग पूरी तरह स्टंट रह गया। डिसबिलीफ में उसने फुसफुसाया, नहीं हो सकता, ये उसने सच में पूरे पैक को अकेले ही खत्म कर दिया। ये खुद कैसा मॉन्स्टर है। जबकि इतना अच्छा रिवॉर्ड पाकर शू जिंग के ऊपर अर्जेंसी हावी हो गई, क्योंकि एबिलिटी पॉइंट्स का ह्यूज हार्वेस्ट जो मिला था। लेकिन जूमिंग की क्यूरियोसिटी अब शॉक से बड़ी थी। वो हाइडिंग से बाहर निकला और शू जिंग की तरफ दौड़ा। उसने सवाल दागा, तूने अकेले स्पीयर से पूरी आर्म ब्लेड टाइगर्स की ग्रुप क्रश कर दी, तू एनहांसमेंट टाइप एबिलिटी यूजर है। शू जिंग बिना पीछे देखे ब्लंट रिप्लाई करता है, नहीं, मैं लाइटनिंग टाइप हूँ। जूमिंग वहीं रुक गया, बैफल्ड और इंसल्टेड। उसने फ्रस्ट्रेशन में मुट्ठियां भींच लीं और चिल्लाया, लाइटनिंग टाइप? अगर सच नहीं बताना तो सीधे कह देता, क्या गंदी पर्सनैलिटी है। लेकिन अचानक एक डराने वाला थॉट उसके दिमाग में आया। शू जिंग ने पूरा हॉर्ड और किंग मार डाला, उसकी स्कोर तो अभी आसमान छू गई होगी। उसने जल्दी से रिस्ट्रावॉच पर लाइव एग्जाम रैंकिंग्स खोला। स्क्रीन पर रिजल्ट्स फ्लैश हुए। रैंकिंग की फर्स्ट पोजीशन पर अब शू जिंग था, जबकि वो सेकंड पोजीशन पर 985 पॉइंट्स के साथ था।
स्क्रीन देखते ही उसकी प्रीवियस कॉन्फिडेंस टूट गई। उसने खाली आसमान की तरफ चीखा, क्या वो सच में मुझे ओवरटेक कर चुका है? सीन शिफ्ट हुआ एक मॉनिटरिंग रूम में, जहां डायरेक्टर जंग, जो शू जिंग की बैटल को बड़े ध्यान से देख रहे थे, अब उनकी टोन सिर्फ खुशी वाली नहीं थी, उसमें रिस्पेक्ट और डीप एनालिसिस दोनों थे। उन्होंने बिना किसी खास इंसान को देखे बोलना शुरू किया। इतनी डोमिनियरिंग एडवांस्ड स्पीयर टेक्निक। शू जिंग सिर्फ 18 साल का है और इस एज में उसने अपनी स्पीयर आर्ट्स को एडवांस्ड लेवल तक ट्रेन कर लिया है। ये साबित करता है वो सच में एक ट्रू जीनियस है। फिर उन्होंने नंबर 2 हाई स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ देखा, जो खुशी से चमक रहे थे। डायरेक्टर जंग मुस्कुराते हुए बोले, शू जिंग के होने से जिनचेक इस बार जरूर प्रोविंस के टॉप 100 में जाएगा। एग्जाम के बाद मैं सिटी से रिकमेंड करूंगा कि तुम्हारे स्कूल को अवार्ड मिले। प्रिंसिपल अपनी प्राइड रोक नहीं पाए और बोले, थैंक यू डायरेक्टर जंग, शू जिंग सच में बहुत बड़ा सरप्राइज है। 3 घंटे बाद जूमिंग, जो टैलेंटेड तो था पर हमेशा कंफ्यूज्ड रहता था, सेंट्रल जोन में भटक रहा था, लेकिन वहां सस्पिशियसली खामोशी थी। मॉन्स्टर्स की वो अपोकलिप्टिक स्वॉर्म कहाँ गई? क्या सबने आज छुट्टी ले ली? वो चलते चलते कुछ टॉप रैंक्ड एग्जामिनीज से टकराया। 3rd प्लेस के वो हाव, 9th प्लेस की टैंक्यू और 4th प्लेस की मेंगडी से। ये लोग डेंजरस स्कोर जोन में खड़े थे, जहां उन्होंने जूमिंग को कहा, जाकर 1st प्लेस वाले से पूछो। मेंगडी ने उसे आगे बता दिया कि शू जिंग ने सारे बीस्ट्स को खत्म कर दिया, हमें तो टीम बनाकर बस स्क्रैप्स ढूंढने पड़ रहे हैं। जूमिंग को यह सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ। कोर जोन तो हमेशा मॉन्स्टर बैटलफील्ड जैसा होता था, लेकिन ये तो एग्जाम हॉल की लाइब्रेरी की तरह खाली हो चुका था। तब टैंक क्यू ने कहा, रैंकिंग बोर्ड देख लो, तभी समझ आएगा असली स्केल। उसने देखा शू जिंग का स्कोर 3000 पॉइंट्स था और अभी भी बढ़ रहा था, जबकि टैंक क्यू ने क्विक मैथ किया और कहा उसने अकेले ही लगभग 220 को खत्म कर दिया। इसे जूमिंग के होश उड़ गए। अब उसे समझ आया कि शू जिंग की शुरू से स्ट्रेटेजी यही थी, पूरे एरिया को साफ करना। ये तो 1 मैन इकोलॉजिकल डिजास्टर। तभी टैंक क्यू ने आगे जोड़ा, अब हम सब लोग डीपेस्ट जोन की तरफ जा रहे हैं। जूमिंग का दिल बैठ गया, क्योंकि डेंजर बहुत हाई थी। तभी मेंगडी ने मौका पकड़ा और उसे अपनी टीम में इनवाइट किया। जूमिंग ने तुरंत हाँ कर दी। नाइटफॉल होते ही सीन फिर से शिफ्ट हुआ, केओस की असली वजह की तरफ। शू जिंग डिफीटेड मॉन्स्टर्स के माउंटेन के ऊपर बैठा था, जैसे कोई किंग अपने ग्रोस और स्मेली थ्रोन पर बैठा हो। उसके सारे सप्लाईज खत्म हो चुके थे, एग्जाम ऑलमोस्ट ओवर था और उसके पास बस एक लास्ट प्रोटीन बार बचा था। उसने कैलकुलेशन किया कि अभी और पॉइंट्स चाहिए तो डीपर जोन में जाना होगा, लेकिन डीपर जोन जाने के लिए स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक। उसने अपना स्टेटस पैनल खोला। एबिलिटी पॉइंट 2013 थे। उसके चेहरे पर एक स्लो कॉन्फिडेंट स्माइल फैल गई और उसने डिसाइड कर लिया कि पॉइंट्स कहाँ स्पेंड करने हैं। पावर उसकी बॉडी में दौड़ गई। अब वो फाइनल चैलेंज के लिए पूरी तरह रेडी था। इधर से जूमिंग की नई टीम भी सेंटर की तरफ बढ़ रही थी। एटमॉस्फेयर टेंस था। तभी उनके सामने रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, जहां से एक जायंट बीस्ट मटेरियलाइज हुआ, पोलर बेयर और वुल्फ का नाइटमैरिश फ्यूजन। और वहीं दूसरी तरफ शू जिंग भी इस बदलाव को महसूस कर रहा था। वो कामली तैयार खड़ा था। उसने सोचा कि इस साल ऑर्गेनाइजर्स ने फिनाले के लिए कौन सा लेवल 2 बीस्ट रखा है।